थैंक यू सर। केस नंबर 2 आपके पास है। An object is thrown vertically upward from some height. An object is thrown vertically upward from some height. On the way coming down, the target is missed. On the way coming down, the target is missed and is directly reaches to the ground. And it directly reaches to the ground. And it directly reaches to the ground. ठीक है, ये आपके पास था केस नंबर 2 के कुछ बातें। आप पहचानेंगे कैसे? आप इस जुमले से पहचानेंगे, द टारगेट इज मिस्ड। आप पहचानेंगे कैसे? आप इस जुमले से पहचानेंगे, द टारगेट इज मिस्ड। इसके अंदर आपका जो टारगेट होगा वो आपके पास मिस हो जाएगा। एक ऑब्जेक्ट को आपने एक हाइट से ऊपर की तरफ थ्रो किया, जब वो ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा था तो किसी ने साजिश करी, वो ऑब्जेक्ट आपके हाथ से छूटा और छूटने के बाद वो ऑब्जेक्ट नीचे चला गया। ठीक है, आपने एक ऑब्जेक्ट को बिल्डिंग के टॉप से ऊपर फेंका, मैं स्केच भी बनाऊंगा, सुन लें। आप ऊपर देखते ही देखते रह गए और कोई कामयाब हो गया, और जैसे ही ऑब्जेक्ट आपके हाथ में आने वाला था, ऑब्जेक्ट आपके हाथ से छूटा और आपका ऑब्जेक्ट पे हाथ लगा ही नहीं और ऑब्जेक्ट आपके पास नीचे चला गया डायरेक्ट। ये आपके पास है केस नंबर 2 का कुछ मेन पॉइंट। अब यहां देखिए जरा, मैं इसकी स्केचिंग कर रहा हूं, इसकी स्केचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके पास कोई भी बिल्डिंग हो सकती है, कोई भी टावर हो सकता है और कोई भी क्लिफ हो सकता है। ये कोई भी बिल्डिंग हो सकती है, कोई भी टावर हो सकता है और कोई भी क्लिफ हो सकता है। इट कैन बी अ बिल्डिंग, इट कैन बी अ टावर, इट कैन बी अ क्लिफ, कुछ भी हो सकता है। इसकी ये हाइट h आपको गिवन होगी, इसकी ये जो हाइट h है ये आपको गिवन होगी। अब यहां से आपने एक ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो किया। जब यहां से आपने एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया ऊपर, तो यहां पर अपवर्ड मोशन है। इनिशियल वेलोसिटी आप इसे देंगे, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0, एक्सेलरेशन हो जाएगा -g। जब आप इसे अपवर्ड थ्रो करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी आप इसे देंगे, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0, एक्सेलरेशन हो जाएगा -g। और ऊपर जाते हुए बेटा इसने जो डिस्टेंस कवर किया वो कितना था? s1। तो ऊपर जाते हुए इसने जो डिस्टेंस कवर किया वो मेरे पास s1 के बराबर था, उसको मैंने s1 का नाम दिया। तो ऊपर जाते हुए जो ये डिस्टेंस कवर करेगा वो s1 के बराबर होगा। अब सोचें होगा क्या? अब दिस ऑब्जेक्ट इज रिटर्निंग, अब ये ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है। जब ये ऑब्जेक्ट नीचे आया तो उसूलन होना ये चाहिए था कि इस पॉइंट के ऊपर आप इसे पकड़ते, लेकिन ये इस पॉइंट से आप इसे पकड़ नहीं पाए और इस पॉइंट पे टारगेट मिस हुआ। और जब टारगेट मिस हुआ तो ये ऑब्जेक्ट आपका कहां पहुंच गया? नीचे, और जमीन पर आ गया। नीचे आने का जो डिस्टेंस होता है वो कहलाता है s2, और यहां से लेके यहां तक s2 हो गया। क्या फिगर आप सबको समझ में आ रही है? आपने एक बिल्डिंग के टॉप से एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका था, फिर किसी ने साजिश करी, वो ऑब्जेक्ट आपके हाथ से छूटा और आपके पास वो डायरेक्ट नीचे चला गया, और नीचे आते हुए उसने जो डिस्टेंस कवर किया वो डिस्टेंस आपके पास s2 के बराबर था। अब जरा सोचें, अब मैं आप में से किसी एक से पूछूंगा, s2
यहां से लेकर यहां तक है, चेक करेंगे किसके बराबर है। बराबर में दो डिस्टेंस दिए हुए, चेक करें। S2 शुरू से लेके आखिर तक है। S2 के अंदर कौन कौन से डिस्टेंस आ रहे हैं जिनको हम कुछ करेंगे तो हमें S2 मिल जाएगा। S2 के अंदर कौन कौन से डिस्टेंस आ रहे हैं जिनको हम कुछ करेंगे तो हमें S2 मिल जाएगा। मैं इन दो बच्चियों को नहीं पढ़ा रहा, मेरे पास और बच्चे भी हैं। चेक करें S2 के साथ और भी दो डिस्टेंस है, S2 किसके बराबर है। S2 किसके बराबर है, चेक करें S2 किसके बराबर है। S2 के साथ दो डिस्टेंसेस और भी आ रहे हैं, हो सकता है कहीं ना कहीं को कॉम्बिनेशन बन रहा हो। बाकी लोग क्यों नहीं हाथ उठा रहे, बाकी लोगों का हाथ क्यों नहीं उठ रहा जी, बाकी लोगों का हाथ क्यों नहीं उठ रहा। मारूफ मसूद बेटा मुझे बताइए S2 किसके बराबर है। S1 plus H। गुड, एक्सीलेंट, खुश रहिए। S2 बराबर होगा S1 प्लस H के। नोट करें, ये है इसके अंदर एक अमेंडमेंट। S2 बराबर है S1 प्लस H के। S2 बराबर है S1 प्लस H के। तो मेरे पास यहाँ पे ये जो S2 था ये मेरे पास S1 प्लस H के बराबर आया। कैसे आया सुने, कैसे आया सुन लें, जिनको नहीं समझ में आया सुन लें। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक है 3 और यहाँ से लेके यहाँ तक है 4, तो यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल 7 के बराबर होगा। और वो 7 आपने कैसे निकाला, जब आपने 3 में 4 को ऐड किया। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक है P और यहाँ से लेके यहाँ तक है Q, अगर मैं कहूँ मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक बताएं तो आप बोलेंगे P प्लस Q, क्योंकि टोटल डिस्टेंस P और Q के सम के बराबर होगा। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक है R, यहाँ से लेके यहाँ तक है T, तो मैं बोलूँ मुझे टोटल बताएं तो क्या बोलेंगे आप, R प्लस T। तो यही बात मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा था कि मेरे पास जब टारगेट मिस होगा तो S2 S1 के बराबर होता, कब, जब वो उसके हाथ में आ जाता। लेकिन वो उसके हाथ में नहीं आ रहा, वो उसके हाथ से छुटकर नीचे जा रहा है। और अगर वो उसके हाथ से छुटकर नीचे जा रहा है तो इसका मतलब अब आपके पास S2 ये वाली हाइट बिल्डिंग की ज्यादा कवर कर रहा है। और जब ये बिल्डिंग की हाइट ज्यादा कवर करेगा तो इसका मतलब S2 S1 प्लस H के बराबर होगा। आप नोट करें, डाउनवर्ड मोशन में VI हो गई 0, डाउनवर्ड मोशन में एक्सेलरेशन हो गया पॉजिटिव, और जमीन पे टकराने से पहले पहले कुछ ना कुछ फाइनल वेलोसिटी एग्जिस्ट करेगी। जमीन पे टकराने से पहले कुछ ना कुछ फाइनल वेलोसिटी एग्जिस्ट करेगी। तो डाउनवर्ड मोशन में VI 0, डाउनवर्ड मोशन में एक्सेलरेशन पॉजिटिव, एंड बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड देयर मस्ट बी सम फाइनल वेलोसिटी, बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड देयर मस्ट बी सम फाइनल वेलोसिटी। अब इसके रिजल्ट्स देखें, रिजल्ट्स। सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पे T1 आपके पास छोटा होगा और T2 बड़ा होगा। इसी तरीके से S1 छोटा होगा और S2 बड़ा होगा। T1 will be less than T2। क्यों? क्योंकि आपके पास ऊपर जाते हुए बॉडी को डिस्टेंस कम लग रहा है तो टाइम भी कम लगेगा, नीचे आते हुए बॉडी को डिस्टेंस ज्यादा लग रहा है तो टाइम भी ज्यादा लगेगा। ये देखकर ऑलरेडी हमें नजर आ रहा है कि S1 ऊपर जाने का डिस्टेंस कम है और S2 नीचे आने का डिस्टेंस ज्यादा है, तो S1 is less than S2। इसी तरह VI for upward motion will be less than for VF downward motion. VI for upward motion will be less than VF for downward motion. VI for upward motion will be less than VF for downward motion. ऊपर जाते हुए आपके पास जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो आपके पास कम होगी, जबकि नीचे आते हुए फाइनल वेलोसिटी ज्यादा होगी। कैसे होगी देखें, अगर आप बिल्डिंग के ऊपर मौजूद थे और यहाँ से आपने एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका और आपने वेलोसिटी दी थी 30 मीटर पर सेकेंड, तो जब ये यहाँ से नीचे आएगा ना, जब ये इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो वेलोसिटी कितनी होगी 30। लेकिन अब ये इस पॉइंट से कहाँ जा रहा है, नीचे, तो जब ये नीचे जाएगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी। तो इसका मतलब जमीन पे टकराने से जो वेलोसिटी होगी वो आपके पास 30 से ज्यादा होगी। तो इसीलिए VI फॉर अपवर्ड मोशन कम होगी और VF फॉर डाउनवर्ड मोशन ज्यादा होगी। अगर आपसे कोई पूछे VF फॉर डाउनवर्ड मोशन ज्यादा क्यों होगी, तो आपने बोलना है क्योंकि वो डाउनवर्ड डिस्टेंस ज्यादा कवर कर रहा है, क्योंकि आपके पास वो टारगेट हाथ से छोटा है और हाथ से छूटने का मतलब वो टारगेट कहाँ गया, नीचे।
और अगर वो टारगेट आपके पास नीचे गया तो इसी में आपके पास VF फॉर डाउनवर्ड मोशन आपके पास कम नहीं पाई जाएगी बल्कि ज्यादा पाई जाएगी और VI फॉर अपवर्ड मोशन कम पाई जाएगी। अब लिखिए यहां पर आपके पास एक क्वेश्चन लिखें, अ बॉडी इज थ्रोन vertically upward with velocity of 25 meter per second from the top of the tower 100 meter high. A body is thrown vertically upward with velocity of 25 meter per second from the top of the tower 100 meter high. (100 meter high) on the way coming down. On the way coming down, the body is missed and it directly reaches to the ground. On the way coming down, the body is missed and is directly reaches to the ground. Find पार्ट ए। ये आखिरी क्वेश्चन है जिसमें मैं चारों पार्ट करा रहा हूं और अब इन चारों पार्ट्स को मैं समराइज करके नेक्स्ट क्वेश्चन में एक पार्ट बना दूंगा, लेकिन उससे पहले चारों पार्ट कराने जरूरी हैं। फाइंड पार्ट ए, हाउ लॉन्ग द बॉडी विल राइज। पार्ट बी, हाउ हाई would it rise? Part C, total time of flight. Part C, total time of flight. Part D, VF for downward motion. VF for downward motion. VF for downward motion. ठीक है, अब बनाते हैं इसका डेटा। हाथ चलना चाहिए फ्लुएंटली। फ्लुएंटली मीन्स विदाउट एनी एब्रप्शन। चले भाई डेटा बनाएं। आपके पास सबसे पहले तो अपवर्ड मोशन इनिशियली, तो अपवर्ड मोशन का जनरल डेटा बना दें। आपके पास VI दिया हुआ है 25, अपवर्ड मोशन में फाइनल वेलोसिटी होती है 0। ठीक है, तो VI की वैल्यू आपको दी हुई इन्होंने कितनी, 25। फाइनल वेलोसिटी होती है 0। इसके साथ साथ एक्सेलरेशन कभी प्लस कभी माइनस दोनों लें, और इसके साथ आपको हाइट दी हुई 100 मीटर्स। रिक्वायरमेंट में आपको चाहिए 4 चीजें। एक तो आपसे ये बोल रहे हैं हाउ लॉन्ग द बॉडी विल राइज, बॉडी कितनी देर तक ऊपर जाएगी, इसका मतलब T1। फिर आपसे बोल रहे हैं हाउ हाई वुड इट राइज, ऊपर जाते हुए कितनी हाइट कवर करेगी, इसका मतलब है S1। उसके बाद आपको चाहिए टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट विच इज कैपिटल T, और उसके बाद आपको चाहिए VF फॉर
डाउनवर्ड मोशन। उसके बाद आपको चाहिए VF फॉर डाउनवर्ड मोशन। ठीक है, ये बात आपको यहां पे समझ में आ गई। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना। सबसे पहले हम मालूम करेंगे फॉर T1। T1 ऊपर जाने का टाइम है, तो लिखें कंसिडर अपवर्ड मोशन। T1 ऊपर जाने का टाइम है, तो कंसिडर अपवर्ड मोशन। अपवर्ड मोशन में VI गिवन 25, VF 0, एक्सेलरेशन -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैंने यहाँ पे एक लाइन छोड़ के फॉर्मूला लगाया, A बराबर होता है VF माइनस VI अपॉन T, और जहाँ T था हमारा T1। आपको T1 चाहिए, T1 और A की पोजीशन करें इंटरचेंज, तो T1 बराबर आया VF माइनस VI अपॉन A। तो T1 की जगह पे आ गया 0 माइनस 25 डिवाइड बाय माइनस 9.8 माइनस 25 डिवाइड बाय माइनस 9.8। ऊपर वाले माइनस से नीचे वाला माइनस कैंसिल, दोनों को डिवाइड किया तो 25 डिवाइड बाय 9.8 यू विल गेट 2.55 सेकेंड्स। आपके पास आंसर आया 2.55 सेकेंड्स। ये आपको आंसर की वैल्यू मिली T1। डिड यू गेट इट? अब निकालें S1। कम ऑन, S1 is the distance which is utilized by a body for upward motion. So 2AS is equal to VF square minus VI square, and in place of S you write S1, 2 into minus 9.8 into S1, 0 square minus 25 square. If there is nothing, then there is plus, plus minus minus 9.8 का twice 19.6, साथ में लिखा हुआ S1। 0 की कोई इंपॉर्टेंस नहीं, माइनस ऐसे ही उतरा, 25 का स्क्वायर 625, लेफ्ट माइनस से राइट माइनस कैंसिल, 19.6 मल्टीप्लाई नीचे जाकर डिवाइड, so you will get 31.88 meters। ये आपको मिला S1। अब आपको चाहिए टोटल टाइम। टोटल टाइम T1 और T2 के सम के बराबर होता है। इसका मतलब जब तक आपको T2 नहीं मिलेगा उस वक्त तक आपको टोटल टाइम मालूम नहीं हो सकता। अब आप यहाँ पे मालूम करेंगे टोटल टाइम, और उससे पहले आपको मालूम करना पड़ेगा T2। तो T2 डाउनवर्ड मोशन का टाइम है, तो लिखें कंसिडर डाउनवर्ड मोशन। डाउनवर्ड मोशन में इनिशियल वेलोसिटी हुई 0, डाउनवर्ड मोशन में एक्सेलरेशन हुआ पॉजिटिव, डाउनवर्ड मोशन का डिस्टेंस होता है S2, और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन S2 बराबर है S1 प्लस H। अगर इसको आपने यहाँ पे भूला, आपने न्यूमेरिकल का ना स्पीड दिया, अगर आपने यहाँ पे S2 S1 प्लस H के बराबर नहीं लिया तो आपने न्यूमेरिकल का ना स्पीडा। अगर आपने S2 सिंपल S1 के बराबर ले लिया तो ये केस नंबर 1 हो जाएगा। यहाँ पे केस नंबर 1 नहीं, केस नंबर 2 है। जब ऑब्जेक्ट आपके हाथ से छुटा तो वो नीचे गया, इसका मतलब उसने बिल्डिंग की हाइट भी कवर करी। तो S2 S1 प्लस H के बराबर होता है। तो अब S2 में S1 और H को ऐड करें, शाबाश। तो S2 बराबर हो गया S1 प्लस H 31.88, और हाइट है 100, तो ये बना 131.88 मीटर्स। हाइट आपको दी हुई 100, 31.88 प्लस 100, तो हाइट आपको दी हुई 100, तो ये बना 131.88 मीटर्स। अब एक लाइन छोड़ने के बाद फॉर्मूला लगाएं, S इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। जहां S है वहां S2, जहां T है वहां T2। बार बार एक बात मैं रिपीट कर चुका हूं, डाउनवर्ड मोशन का डिस्टेंस S2,
डाउनवर्ड मोशन का टाइम t2, तो जहां s था वहां s2, जहां t था वहां t2, s2 की वैल्यू आई 131.88, vi का मतलब 0, t2 एज इट इज रहा, हाफ एज इट इज रहा, एक्सेशन का मतलब 9.8 और यहाँ t2 का स्क्वायर एज इट इज। एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 विल रिमेन 0। जो बच्चे वक्त की रफ्तार से पीछे चल रहे हैं थोड़ा तेज उतारें। वैसे तो अगर मैं आगे भी निकल जाऊं तो फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि इसके स्टेप्स आप लोग जानते ही क्या हैं, बशर्ते कि हम किसी साजिश का शिकार ना हो। तो यहाँ पे आपके पास अब 131.88 ऐसे ही आ गया, ठीक है, और ये फैक्टर 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, और आपके पास 9.8 का हाफ होता है 4.9 और साथ में लिखा हुआ है t2 स्क्वायर, तो 131.88 इज इक्वल टू 4.9 t2 स्क्वायर, 4.9 मल्टीप्लाई नीचे जाके डिवाइड और यहाँ पे आ गया t2 स्क्वायर, तो t2 के स्क्वायर का आंसर आया 26.91। टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ बेटे रूट ले लीजिए, तो अंडर रूट आंसर मैंने किया, आई वुड गेट 5.18 सेकेंड्स, इज इट? ये आपके पास आई t2 की वैल्यू 5.18 सेकेंड्स। नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड कैपिटल T। कैपिटल T इन दोनों के सम के बराबर। t1 की वैल्यू हमारे पास थी जनाब 2.55 और t2 की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली है 5.18, तो 5.18 प्लस 2.55 आंसर मिला 7.73 सेकेंड्स। ये आपके पास आया टोटल टाइम, ये आपके पास आया टोटल टाइम 7.73 सेकेंड्स। अब निकालनी है फाइनल वेलोसिटी फॉर डाउनवर्ड मोशन। कंसिडर डाउनवर्ड मोशन, कंसिडर डाउनवर्ड मोशन। डाउनवर्ड मोशन में vi 0, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, डाउनवर्ड मोशन का टाइम t2 which is 5.18 seconds। फॉर्मूला बन जाएगा vf is equals to vi plus at, और जहां t है वहां पे आ जाएगा t2, vi की जगह 0, a का मतलब बना 9.8 और t2 का मतलब आ गया 5.18, 9.8 मल्टीप्लाई बाय 5.18, आंसर आया 50.76 मीटर पर सेकेंड। ये आ रहा है आंसर आप लोगों का। तो ये आपको मिली है इसकी फाइनल वेलोसिटी फॉर डाउनवर्ड मोशन। रिजल्ट्स चेक करें, रिजल्ट्स जो रिजल्ट्स मैंने लिखवाए थे क्या सारे मैच हो रहे हैं? t1 कम है t2 ज्यादा है, चेक करें आंसर्स। s1 कम है s2 ज्यादा है, एम आई क्लियर? और उसके साथ साथ vi फॉर अपवर्ड मोशन कम है और vf फॉर डाउनवर्ड मोशन ज्यादा है, इज इट? अब मेरी बात सुने, ये सारी मेहनत आपको मैंने करवा दी और सारे अलग अलग पार्ट मैंने करवा दिए। अब मैं एक आखिरी बात बोल रहा हूँ और उस आखिरी बात को बोल के मैं खत्म कर दूंगा सारी बात। एग्जाम में न्यूमेरिकल अगर यहां से लेकर यहां तक आएगा जो मैंने मार्क किया है, एग्जाम में अगर न्यूमेरिकल यहां से लेकर यहां तक आएगा जो मैंने मार्क किया है, तो उसके साथ सिर्फ ये पार्ट जुड़ा हुआ आएगा, टोटल टाइम। वो बस आपसे ही बोलेंगे बताइए कि टोटल टाइम बॉडी को कितना लग रहा है, बस। मैंने आपसे अभी बोला, मैंने आपसे अभी बोला, मैंने आपसे अभी ये बात अर्ज करी, और मैंने आपसे क्या बात अर्ज करी
मैंने आपसे बोला एग्जाम में 4 पार्ट नहीं आते, एग्जाम में 1 पार्ट आता है, वो आता है टोटल टाइम। अब ये बात जहन नशीन कर लें, टोटल टाइम निकालने के लिए 4 चीजें निकालनी पड़ेंगी। सबसे पहले T1, फिर S1, फिर S2, फिर T2। ये 4 चीजें निकलेंगी तब जाके टोटल टाइम आएगा। नोट कर लें, ये 4 चीजें निकलेंगी तब जाके टोटल टाइम आएगा। T1, S1, S2, T2। T1, S1, S2, T2, T1, S1, S2, T2। अब सवाल करें क्यों? देखें भाई, टोटल टाइम निकालना है तो बराबर होता है T1 प्लस T2। एग्रीड? T1 तो निकाल लिया, चेक करें, ये रहा। यहाँ देखें बेटे, ये T1 आपके पास आ गया, ठीक है। अब क्या निकालना है? T2। T2 का जरा डेटा तो देखें, T2 का डेटा, ये रहा T2 का डेटा, ये रहा। T2 के डेटा में एक आ रहा है, क्या चेक करें बेटा, देखें S2, और S2 में आ रहा है कौन? S1। T2 के डेटा में क्या आ रहा है? S2, और S2 में क्या आ रहा है? S1। तो S2 कब तक नहीं मिल सकता? जल्दी बोले, जब तक S1 ना पता हो। गुड, तो पहले आपको S1 चाहिए होगा, जब S1 निकल जाएगा उसके बाद S2 आएगा, और फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तब जाके आपको T2 का आंसर मिलेगा। तो इसीलिए मैंने आपसे फारसी नहीं बोली, मैंने आपसे उर्दू बोली है। तो मैंने आपसे ये बोला कि सबसे पहले मैं T1 निकालूंगा, फिर बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ये दोनों क्यों निकाल रहे हैं? तो T2 के डेटा में आता है S2, और S2 S1 प्लस S के बराबर है। S2 उस वक्त तक नहीं मिलेगा जब तक S1 ना पता हो, तो इसीलिए आपके पास S2 निकालने से पहले S1 निकालना पड़ेगा। जब S1 आएगा फिर S2 आएगा, और फिर S2 से क्या मिलेगा? T2। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात मेरी याद रहेगी। एम आई राइट? तो टोटल टाइम के लिए आपको कितने फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे? मुत्तकी मुझे बताइए, मुत्तकी अब्बास, आई वांट टू हियर यू, अनम्यूट योरसेल्फ। जी आवाज बेटा, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी। मुझे बताइए कि आप जब टोटल टाइम निकालेंगे तो विच पैरामीटर्स यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड? T1 T2 then S1 S2। अच्छा, उल्टा बोल रहे हो, लाइन से बोलो। पहले क्या मालूम करेंगे? पहले हमें S1 इक्वल्स टू S2 चाहिए होगा, फिर T1 फिर T2 को ऐड करके फिर हमारे पास टोटल टाइम आएगा। क्या बोल रहे हैं आप? सही, आपने मेरी बात सुनी नहीं बेटा सही से। जी आप बताइए बेटा। सर पहले हमें T1 निकालना होगा, फिर S1, फिर S2, फिर T2, उससे आएगा। व्हाई वी आर फाइंडिंग S1 एंड S2? सर S1 जो है वो हम इसलिए फाइंड कर रहे हैं क्योंकि S1 जो है वो S2 फाइंड करने के लिए होगा, मतलब S2 is equals to S1 plus H। गुड, मतलब यू शुड से, जब हम T2 का डेटा देखते हैं तो T2 के डेटा में आता है S2, और S2 बराबर होता है S1 plus H। That means you have to find first S1, then S2 and then T2। ठीक है, ये बात मैंने आपको बता दी। और एक और बात ध्यान में रखिएगा, आज जो मैंने क्लास के स्टार्टिंग में बात बोली थी ना, उसको ध्यान में रखिएगा। तो मेरे लिए कोई मसले वाली बात नहीं होगी जज करना कि काम कौन कर रहा है, लेकिन फजूलियात पे मैं टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता। और बाकी बच्चों को इन चीज़ों से परेशान होने की ज़रूरत नहीं बेटा। जहाँ पे 10 अच्छाइयाँ होती हैं तो वहाँ पे एक बुराई आती है, और उस बुराई का मुकाबला हमें करना पड़ता है। वो कहते हैं ना, जब भी कोई अच्छा काम करने जाओ तो शैतान वरगलाता है। तो बस आप यही समझें कि वहाँ पे शैतान के वरगलाने की बात हो रही है। जी आमिना कुछ कहना चाह रही है बेटा, बोलें। यस सर, मुझे पूछना है कि जो अभी थर्सडे को जो फिजिक्स का पेपर होने वाला है उसमें सब्जेक्ट्स क्या, आई मीन उसमें टॉपिक्स क्या क्या आ रहे हैं? टॉपिक्स क्या होंगे बेटा? मुझे ये बताइए कि द लास्ट टॉपिक जो आपने टेस्ट में कवर किया था वो कहाँ तक था? सर आई गेस पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन तक। ओके, तो आपके पास जितनी भी न्यूमेरिकल्स हैं मोशन अंडर ग्रेविटी के, और इससे पहले जितने न्यूमेरिकल्स हो चुके हैं वो सारे आपके पास इंक्लूडेड होंगे। इंटरवल के न्यूमेरिकल्स होंगे, मोशन अंडर ग्रेविटी के न्यूमेरिकल्स होंगे, और एक्सेलरेशन से ऑनवर्ड सारे टॉपिक। एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन,
यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इंटरवल के न्यूमेरिकल्स, इक्वेशंस की एप्लीकेशन, मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है बेटा, सही है सर, थैंक यू। यू वेलकम। तो ये बात याद रखिएगा, टेस्ट टॉपिक्स मैंने आपको बता दी। इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।